मैं अखिलेश कुमार गुप्ता, प्रवक्ता इतिहास, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में 4 भाग होते हैं और इन्हीं चारों भागों को मिला करके सामाजिक विज्ञान बनाया गया है। पहला भाग जो इकाई 1 है, इसके अंतर्गत इतिहास होता है। इतिहास के अलग लेसन होते हैं। इकाई 2 में जो भूगोल है, इसके अलग लेसन होते हैं और इकाई 3 में राजनीति शास्त्र होता है, इसके अलग लेसन होते हैं। और जो चौथी इकाई है वो अर्थशास्त्र है, इसमें अलग लेसन होता है इसके लिए। तो बच्चों, आज हम आपको इकाई 4 यानी अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कराएंगे। इकाई 4 आर्थिक विकास की समझ, जिसे अर्थशास्त्र बोलते हैं। उसमें पहला लेसन है विकास। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जानना है सीधी बात, साधारण भाषा में विकास क्या चीज़ है। जैसे आप देखिए कि पहले समय में सड़कें जो थी या आपके गांव में सड़कें जो थी वो मिट्टी के थे। फिर उनमें धीरे धीरे उनका विकास हुआ, वो खड़ंजे बनाए गए। फिर धीरे धीरे उन सड़कों पर और विकास हुआ। फिर उनको गिट्टी से बढ़िया सड़कें बना दी गई। तो ऐसी प्रक्रिया विकास के माध्यम से आज हम 2 लेन 4 लेन तमाम ऐसे सड़कों को देखते हैं जो पानी की तरह गाड़ियाँ चलती रहती हैं। इसी तरह से विकास क्या है? विकास या प्रगति की अवधारणा हमेशा से हमारे साथ रही है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, हमें किन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता है। इन सभी प्रश्नों को जानने के लिए तथा उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये सारी बातें विकास से जुड़ी हुई हैं। फिर बात आती है कि विकास क्या वादा करता है। विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य। व्यक्तियों के जैसे विभिन्न मायने होते हैं, अनेक प्रकार से व्यक्ति होते हैं और उनके अलग अलग लक्ष्य होते हैं। जैसे विकास के लिए विभिन्न लोगों को अलग अलग मायने हो सकते हैं। एक व्यक्ति के लिए वह चीज विकास है, हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास न हो। जैसे एक उद्योगपति को उद्योग चलाने के लिए उसको बिजली की आवश्यकता होती है, लेकिन बिजली लेने के लिए उसको बांध बनाने पड़ सकते हैं। तो उद्योगपति को उद्योग चलाने के लिए बांध की आवश्यकता है और वह बांध बनाना चाहता है। उद्योगपति के लिए बांध ही विकास है, लेकिन जो वहाँ के मजदूर किसान हैं या खेतिहर श्रमिक हैं, उनके जमीन पर उनको सिंचाई के लिए तालाब की आवश्यकता होती है, बांध की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है जो उद्योगपति वो वहाँ पे उस भूमि पर बांध बनाता है, तो हो सकता है बांध बनाने से उन मजदूरों या श्रमिकों की जो खेतिहर है या भूमि है वो जलमग्न हो जाए, जिससे वो उनके लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक मजदूर के लिए जहाँ पर विनाशकारी है, वहीं उद्योगपति के लिए विकास की प्रक्रिया है। अब इसके बाद हम आय देखते हैं। आय विकास का महत्वपूर्ण घटक होता है, जिससे भौतिक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा जा सकता है। लोग बराबरी का व्यवहार, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, प्रदूषण रहित पर्यावरण और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। राष्ट्रीय विकास, अब बात आती है कि राष्ट्रीय विकास क्या है। जैसे देखिए, लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणा अलग अलग ही होती है, अलग अलग ही विचार दिए जाते हैं, अलग अलग ही बातें की जाती हैं। बात कि विभिन्न देशों या राज्यों के मध्य विकास की तुलना हम कैसे करें। 2 देशों के बीच में या 2 राज्यों के बीच में उनके विकास की प्रक्रिया को हम कैसे कंप्रोमाइज करें। देखते हैं कि विभिन्न लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है।
कुछ देश विकसित होते हैं तथा कुछ देश अविकसित होते हैं, या क्यों होते हैं, इसके लिए यह प्रश्न उठता है। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए उन देशों की आय सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, या सबसे ज़्यादा विशिष्ट पहचान होती है कि उन देशों की आय को किस तरह से हम तुलना किया जाता है या किया जाए। जैसे किसी देश की आय उसके सभी निवासियों की कुल आय होती है, और किसी लेखा वर्ष में देश की सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय में जब विदेशी आय जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। हम आपको दिखाते हैं कि दो देशों के बीच में कैसे तुलना किया जाता है विकास की। जैसे मान लीजिए अमेरिका ले लीजिए, आप देखते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है, और दूसरा देश आप भारत ले लीजिए अपना, ये विकासशील देश है, ये विकसित देश है। देखिए आप अमेरिका में देखते हैं कि विकसित देशों में विकास की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है या कैसे हो चुका है। देखिए जैसे अमेरिका में आप गरीबी का आकलन देखते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को देखते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि अमेरिका में वही व्यक्ति गरीब हैं जिनके पास कार नहीं है, और भारत में आप देखते हैं कि जो व्यक्ति वही गरीब है जिसको TDS के माध्यम से राशन मिलता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन मिलता है, या जीवन यापन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को TDS के माध्यम से राशन मिलता है, वह व्यक्ति गरीब है। तो बात ये होती है कि अमेरिका एक विकसित देश है, और यहाँ पे गरीबी का आकलन जो होता है, एक किसी भी व्यक्ति के पास 4 पहिए की गाड़ी नहीं होती है तो वो व्यक्ति जो है गरीब माना जाता है। और भारत में लेकिन उसका कुछ अलग होता है। यहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को देखिए तो भारत से बेहतर है, इसलिए यह देश विकसित देश की श्रेणी में आता है। यहाँ पे पूरी तरह से विकास हो चुका है, और भारत में विकास अभी हो रहा है। जैसे आप देखिए कि अमेरिका और भारत का तो ये विकसित और विकास देश की आप तुलना तो कर लिए, लेकिन एक देखते हैं कि जो बिल्कुल ही गरीब है, ना विकासशील देश है और विकासशील देश है भी नहीं, और वो बहुत ज़्यादा गरीब है। वहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से ना TDS है सरकार के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ना तो वहाँ पे जो है खाने के लिए और समस्या। जैसे देखिए कि सूडान बहुत गरीब देश है, ठीक है, यहाँ तो निश्चित रूप से ना तो किसी व्यक्ति को खाना मिलता है, इतना पूरी तरह से अकाल है, पानी के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसी गरीबी देश या गरीब देश को आप देखते हैं कि सूडान बहुत ही गरीब देश, और जो विकास देश की श्रृंखला है उससे भी सूडान बहुत दूर है। तो इस तरह से विभिन्न देशों के बीच की तुलना करने से कुल आय उपयुक्त मापदंड नहीं हो सकती है, क्योंकि विभिन्न देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। यहाँ हम एक चीज़ देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए विभिन्न देशों की जनसंख्या तो अलग होती ही है, लेकिन इसलिए विकास की प्रक्रिया को कम से कम अलग अलग बढ़ाया जा सकता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय आपको निकालनी है, मान लीजिए एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा कि प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं कि देश की जो कुल आय होती है और कुल जनसंख्या बटे कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय से देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, प्रति व्यक्ति आय निकल आता है या औसत आय निकल जाता है। जैसे औसत आय, हालांकि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं इसमें छिपी रहती हैं। एक तालिका के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि दो देशों की तुलना कैसे हम करें कि कौन से देश ज़्यादा निर्धन है या उस देश के लोग कैसे निर्धन हैं। या तालिका को समझने से पहले हम एक रिकॉर्ड और देख लेते हैं, जो विश्व विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार आप देखते हैं 2017 में विश्व विकास रिपोर्ट ने दर्शाया था कि अमेरिका में जो है 12,056 अमेरिकी डॉलर था प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, अमेरिकी डॉलर था। और जबकि 2017 में आप भारत को देख लीजिए, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 2017 में देख लीजिए भारत का जो रिकॉर्ड था अमेरिकी डॉलर 1820 था। तो आप कंपेरिजन करते हैं कि 12,056 और 18
1820-2000 आंकड़े 2017 के आंकड़े दिखाते हैं जो विश्व विकास रिपोर्ट ने दर्शाया है। अब आइए हम आपको तालिका में दिखाते हैं कि दो देश हैं, एक आपका विकसित देश है और एक विकासशील देश है। आ है आपका विकसित देश और बा है विकासशील देश। देश के नागरिकों की मासिक आय रुपये में दिखाई गई है। ये देश के नागरिक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 व्यक्तियों का एक आपको आंकड़ा दिखाया गया है। देश आ में जो विकसित देश है, यहाँ पे पहला व्यक्ति कमाता है 9,500 और वहीं पे ये बा में देखिए जो निर्धन देश है वो केवल 500 रुपये कमा रहा है। दूसरे व्यक्ति का आकलन आप करते हैं कि 10,500 है, वहीं पे जो निर्धन देश है वहाँ पे 450 ही वह व्यक्ति कमा पा रहा है। तीसरी में आप प्रवृत्ति देखते हैं कि 10,000 के आसपास 9,800 के आसपास में है और वहीं पे इसमें जो निर्धन देश है उसमें 550 है। तो इसी तरह से आप देख लेते हैं पांचों का आकलन, तो आपको ये पता चलता है कि बा अधिक निर्धन देश है। बा में कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हर चौथा व्यक्ति मतलब 1 से 4 व्यक्ति तक जो है ये अति निर्धन है और जो पांचवा व्यक्ति है वो बड़ा अमीर आदमी है, धनी व्यक्ति है। और आ में देखते हैं जो विकसित देश है इसमें लगभग आपको सारे चीज़ें सब एक समान मिलेंगी। 200-400 के आसपास जो आकलन है वो एक समान मिलेगा। यहाँ पे विकसित देशों में ना तो ज़्यादा बड़े आदमी है ना ज़्यादा निर्धन है, लेकिन आप बा में देखते हैं कि 1 से 4 व्यक्ति जो है निर्धन हैं और जो पांचवा व्यक्ति है वो अमीर आदमी है। इसी तरह से हम आपको 2 राज्यों के बीच या 3 राज्यों के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन और कराते हैं। भारत के हम 3 राज्यों की तुलनात्मक आंकड़े को दर्शा रहे हैं। ये राज्य है पहला हरियाणा, दूसरा केरल, तीसरा बिहार। देखिए शिशु मृत्यु दर जो प्रति 1,000 व्यक्ति 2015 और 16 के आंकड़े दिखाती है। तीसरा जो कॉलम है वो साक्षरता प्रतिशत दर है 2011 के अनुसार और जो चौथा कॉलम है वो निम्न उपस्थिति अनुपात है प्रति 100 व्यक्ति जिनकी आयु 14 से 15 वर्ष तक के बच्चों की है, वो 13 और 14 के आंकड़े दिखाते हैं। देखिए हरियाणा में यहाँ पे शिशु मृत्यु दर जो है 1,000 में व्यक्तियों में 36 बच्चे ऐसे हैं जो आपके 1 वर्ष की आयु की अवस्था में ही मर जाते हैं। वहाँ पे केरल में देखिए, यहाँ पे हरियाणा में 36 है तो केरल में देखिए 12 है जो कि उससे कम है और बिहार में देख रहे हैं 42 है जो कि इन आंकड़ों के 3 गुना ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं। जो शिशु मृत्यु दर है वो 1 वर्ष के अंतर्गत ही मर जा रहे हैं 42 बच्चे। साक्षरता प्रतिशत दर देखिए हरियाणा में 82 है जो 2011 के आंकड़े दिखाते हैं। केरल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत है और बिहार में सबसे कम जो साक्षरता दर है वो बिहार में दिखाया गया है 2011 के। जो निम्न उपस्थिति अनुपात है इसमें 61 बच्चे हरियाणा के ऐसे हैं जो 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे में हैं। तो इसमें देखिए आप अगर इन आंकड़ों को देखते हैं केरल का तो 83 है, वहीं पे बिहार का आप देखते हैं बिहार के आंकड़े को दिखाते हैं तो ये पे 43 आंकड़े आ रहे हैं बिहार के। तो इन स्थितियों को देख करके इसमें होता है, जैसे हम कुछ चीज़ों की व्याख्या कर दें, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो व्याख्या करने योग्य हैं। इसमें एक चीज़ देखें निबल उपस्थिति अनुपात। निबल उपस्थिति अनुपात ये है कि जो 14 से 15 वर्ष तक के बच्चे स्कूल जाते हैं। विकास आपको पढ़ाया, विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति भिन्न लक्ष्य हैं। आय, राष्ट्रीय विकास, 2 देशों या 2 राज्यों के बीच में विकास की तुलना कैसे करते हैं, प्रति व्यक्ति आय और औसत आय बढ़ाएंगे। इसके बाद हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको मानव विकास सूचकांक ये
प्रैक्टिकल यही नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।